था, नरनष्ट समीकरण पढ़ लिया था। ठीक, आपको सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। कल वाला वीडियो तो बर्बाद हो गया, तो मैं लास्ट में बना दूंगा। नरनष्ट समीकरण में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट पढ़ते हैं। नरनष्ट समीकरण में हमने बोला था कि किसी भी ताप दाब या सांद्रण पर, किसी भी ताप दाब या सांद्रण पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए बनाया गया समीकरण नरनष्ट समीकरण कहलाता है। असल में नष्ट समीकरण है, नष्ट इक्वेशन बोलना चाहिए। ई सेल इक्वल टू क्या आता करता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू क्या होता है, लॉग के सी होता है ना। के सी क्या होता है, उत्पाद का सांद्रण बटे अभिकारक का सांद्रण होता है ना। ऐसे मत करो, मैं आंख में चमकता है, उधर डाइवर्ट हो जाता है माइंड। यहाँ पर जो ये लिखे जाते हैं ये क्या होते करते हैं, ई रिडक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, ई रिडक्शन होते हैं। रिडक्शन को कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लो रिडक्शन, मान लो हम इसका ले ले कॉपर का, तो ई लिखेंगे यहाँ Cu2+ और ये बन जाएगा Cu। इसका मतलब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ये सब मैं बहुत कोना कोना बता दिया हूँ, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो सारे देख लेने हैं। ठीक है, आप लोग को मैंने प्लेलिस्ट बता दी थी, है ना। हेलो, सो कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण क्या था वो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, शुरू का क्लिप काटना पड़ेगा। और इसमें एक मैंने बताया था आपको टॉपिक, विद्युत सक्रियता श्रेणी बताया था ना, विद्युत सक्रियता श्रेणी के बारे में। ये क्या थी, इसकी परिभाषा वगैरह बस नॉर्मल सी है, मैं फोटो भेज दूंगा, लिख लेना। ये एक ऐसी श्रेणी है जो मानक इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में लगा के बनाई गई है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनाई जाएगी, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर विद्युत सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसमें हमने दो लोगों का देखा था, सबसे टॉप में कौन होता करता है ये, और सबसे लास्ट में कौन होता है, लिथियम होता है। लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बीच में कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोनों का काम करता है। ठीक है, इसका अपचयन विभव क्या था, ई नॉट कितना था, 0। इसका ई नॉट कितना था, प्लस 2.87, बताए रहना, मुझे नहीं याद रहता, माइनस 3.0, 0 पॉइंट हो ही नहीं सकता, 3.05 सही में, कैसा यार, अच्छा नहीं लग रहा, 3.05, कोई बात नहीं, हो गया। देखो इधर से इधर जाते हैं तो ये सब पॉजिटिव होते हैं, इधर से इधर आते हैं तो ये सब निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और ये निगेटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। समझ गए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, अपचयन होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, अपचयन। ठीक है, तो ये खुद अपचयित होते हैं, लेकिन सामने वाले क्या करते हैं, ऑक्सीकृत। तो ये प्रबल अपचायक है कि ऑक्सीकारक है, कंफर्म कर लो, ये प्रबल ऑक्सीकारक है कि अपचायक है। इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी इसका खुद का अपचयन बहुत तगड़ा होगा। अपचयन बहुत तगड़ा हो गया यानी प्रबल ऑक्सीकारक, ये हो गया प्रबल ऑक्सीकारक। क्लियर हो गई बात। और ये क्या होगा, प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक यानी सामने वाले को अपचयित करेगा, सामने वाले को अपचयित करेगा यानी सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दिवाएगा, ले भाई इलेक्ट्रॉन था, ले हम दे लागे तो का इलेक्ट्रॉन। और ये वाला क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, बोलेगा हमारी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन दे दो गले में। जैसे वो नहीं, अंग्रेज यहाँ से हीरा ले गए थे हीरा वाली कहानी बताया था ना, इंडियन मूवी उसी से इंस्पायर्ड है। ठीक, ये थी विद्युत सक्रियता श्रेणी। इस तरह इसको घटते क्रम में लगा दिया गया है। ये सब मानक अपचयन विभव होते हैं, स्थिर ताप दाब सांद्रण पर लाए जाते करते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक याद रखना, प्रबल अपचायक याद रखना। इसको कैसे याद रखोगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। अपचयन होने का मतलब है कि खुद अपचयित हो रहा है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीकृत करते हैं, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएंगे। अगर इसकी अपचायक प्रकृति की बात की जाए, पूरी श्रेणी में अपचायक प्रकृति सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी। लेकिन अपचयित होने की प्रवृत्ति किसकी सबसे ज्यादा है, इसकी। अपचयित होना और अपचायक, अपचयित करना और होना दोनों अलग अलग बात होती है ना। डॉक्टर बनना और बनाना अलग अलग बात है। ठीक, मैं जब पढ़ाई कर नरनष्ट समीकरण की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, केसी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको लगाने के लिए हमें ऐसा समझना पड़ेगा, सबसे पहले केसी वाला इक्वेशन, नरनष्ट समीकरण क्या था उसको समझो। नरनष्ट समीकरण था ई सेल
इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अगर पूरा वाला लगा दें तो कितना आ जाएगा 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग बेस 10, और ये केसी आता था। ठीक है, अगर केसी के लिए यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया ले लें, माना कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, माना कोई रेडॉक्स अभिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या ले लेते हैं, चलो जिंक जो था वो कॉपर के 2 से क्रिया कर रहा है और ये साम्य अवस्था वाली है। ठीक है, साम्य स्थिरांक कब आएगा, जब साम्य अवस्था होगी, और ये जिंक किस में कन्वर्ट हो गया 2+ में, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड बन गया। वो सब तुम लोग लिख लोगे ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, एक्वस है, और ये भी एक्वस है। पन्ना क्यों पलटा रहे हो। यहाँ पर एक चीज हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन दिया लिया सब हो गया, लेकिन विभव अब बराबर हो चुका है। जैसे जिंक इधर लगाते तो कॉपर इधर लगाते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाता था, तो अब इलेक्ट्रॉन जा चुका है और वोल्टेज दोनों का बराबर हो चुका है। जैसे ऐसा समझो कि इसमें इस कंटेनर में मान लो यहाँ तक पानी था, इस कंटेनर में यहाँ तक पानी था, दोनों को पाइप द्वारा जोड़ दिए, इसका पानी यहाँ तक गया। अब इसका पानी पूरा इधर जा चुका है, तो दोनों का विभव क्या हो गया, बराबर। अब क्या पानी इधर उधर जाएगा, तो क्या पानी को समझ लो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर जाएगा, नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। तो हम एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि जब इसका विभव और इसका विभव क्या हो चुका है, बराबर। अब जब इन दोनों का विभव बराबर हो गया तो यहाँ पे ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ई सेल यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ अगर तुम केसी की वैल्यू लगाना चाहो, साम्य स्थिरांक, यहाँ साम्य स्थिरांक क्या आएगा, यहाँ साम्य स्थिरांक केसी इक्वल टू कितना आएगा, ये शायद आ जाए पेपर में, तो ये वाला बटे ये वाला आ जाएगा ना। तो जिंक 2+ अपॉन क्या आ जाएगा, Cu2+। मैंने साम्य स्थिरांक का आपको नॉर्मल सा फार्मूला बताया है, उत्पाद का सांद्रण बटे अभिकारक का सांद्रण। अब यहाँ लिखना हमें कॉपर और जिंक भी चाहिए, तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उनका वियोजन ही नहीं हुआ, पूर्ण अवस्था में है ना, तो वियोजन है ही नहीं, तो शून्य है ना, एक शून्य ना कर देना। केसी है तो हम चाहे तो डायरेक्ट केसी ही रख के सवाल लगाते हैं, फिर ऐसे लगा सकते हैं। हम जानते हैं साम्य अवस्था पर क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया, साम्य अवस्था पर इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा, बल्कि तुम शुरू में लिखे भी होगे, तुम इस तरह से मेरी जिंदगी, इसमें सामने तुमने लिखा है नोट्स में कि माना डेनियल सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव के बराबर हो गया। ये डेनियल सेल था, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर हो गया, कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव हो गया, दोनों का इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो चुका है। तो यानी सेल में हमें क्या दिखाएगा, 0 है ना। समय देखते रहते हो क्या, यहाँ लिखा है कॉपर के विभव के बराबर हो जाता है, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो जाता है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन जाना बंद, इलेक्ट्रॉन जाना बंद, तो सेल विभव शून्य, सेल विभव शून्य। ये एक मानक स्थिति है, इसके बाद दूसरी स्थिति भी लगाएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक, साम्य अवस्था पर सेल विभव क्या हो जाएगा, शून्य, ये सेल विभव है, और ये मानक अपचयन विभव था जो कि कितना होता है 1.1। अरे वो तो फिक्स है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेनियल सेल, कहाँ बात चल रही है, डेनियल। ठीक है, डेनियल में ज्यादा विचार मत करने लगना है, जिंक और कॉपर वाला है। अब ये यहाँ रख दो, ठीक है, इसलिए ये 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल गाइस माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग केसी एंड द बेस इज 10। ये पूरा माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग केसी, यहाँ पे 10 आएगा, बराबर में क्या बचा, ई नॉट ऑफ सेल। अब हमें तो लॉग केसी चाहिए बांगड़ू, ये इधर से उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, जो भाग में हो जो गुणा हो जाएगा, जो गुणा में हो वो भाग हो जाएगा। ये तुम लोग डायलॉग पता है किसका है, ऑल द बेस्ट मूवी नहीं देखे हो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सही में नहीं देखे हो, इसीलिए तो रिजल्ट इतना बढ़िया लाते। और देखा मूवी, मूवी वूवी देखना बंद कर दो, अब तुम लोग के पास समय नहीं है। 0. n आएगा यहाँ ना, n अपॉन 0.0591 आ गया। पता नहीं कहाँ से क्या लगा देती भाई, इसके लिए बुक में तुम्हारे न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसमें लगाया क्या, शुरू में हम 2 लाइन की थ्योरी लिखते हैं कि एक डेनियल सेल है, वो डेनियल सेल ये रहा। ठीक है, और इस डेनियल सेल में हमने ये बोला कि जिंक का विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड के बराबर हो चुका है, यानी अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों का विभव बराबर हो गया, यानी सेल का विभव होगा कि नहीं। साम्य अवस्था का मतलब दोनों का पानी टंकी में बराबर हो गया, तो अब क्या पानी इधर से उधर जाएगा, नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो गया।
तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो गया, यानी इसे 0, इसको इधर लेके प्लस हो गया, इधर क्या भाग हो गया। इस सिर्फ इतना सा था। अगर इसी में हम वैल्यू रख दें 1.1 तो आंसर आ जाएगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, कहाँ दिख रही है एनसीईआरटी में, देखो लिखा हुआ है यहाँ सॉल्व करके लाया है। एनसीईआरटी में देखो सॉल्व करके लाया हुआ है, दिख रहा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 की बात कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो बगल में लिखा है ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट, ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट, ठीक है। और इसके बगल में उसकी वैल्यू रखा है, ठीक है। और वैल्यू रख के लास्ट में देखो लॉग केसी बराबर ये आया है 37.88 आया है। यहाँ पे इसने वैल्यू रखा है। इसमें गिब्स ऊर्जा वाला एक समीकरण है, ठीक है। यहाँ गिब्स ऊर्जा वाला है, बस इसमें एक लाइन याद रखना फार्मूला क्या होता है, ठीक। सबको पता है ना, मैंने लिखाया भी था, तुम लोग को याद ना हो, ये लाइन अपने को याद रखना है। अरे फोकस कर भाई। हाँ, इसमें हमको एक लाइन याद रखना है दोस्तों। ये जो गिब्स में दिया हुआ है, यहाँ लिखा है गैल्वेनी सेल द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। और एक ये वाला फार्मूला, ये वाला, ये जो है ये वाला, डेल जी इक्वल टू क्या है -NFE, ठीक है। इसको याद रखना, ये अपने ज्यादा काम के नहीं, ऊपर भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। अपने ज्यादा काम का नहीं है, अपने सिलेबस में इतना भयानक क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, ठीक। हाँ, सिर्फ इतना ही है, न्यूमेरिकल लगवाओगे तब ये सब फार्मूले तुम्हारे ज्यादा समझ में आएंगे। अब आता करता है चालकत्व के बारे में पढ़ाई, ठीक है। तो अभी हमने नॉर्मल चीजें पढ़ ली हैं, चालकत्व में आ चुके हैं हम लोग। फटाफट पढ़ते हैं चालकत्व। आ गया। अभी तक तुम लोग पढ़ क्या क्या लिए हो? सबसे पहले तुम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े, फिर क्या पढ़े तुम? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, दोनों में अंतर, फिर इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, और फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर उसके बाद नरनस्ट समीकरण, और नरनस्ट समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना करना, ठीक है। इतने क्वेश्चन डन। और एक सक्रियता श्रेणी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, ऊपर ऊपर की बातें, ठीक है। सक्रियता श्रेणी की अगर परिभाषा आ जाएगा तो क्या बोलोगे कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते घटते क्रम में रखकर बनाई गई श्रेणी को विद्युत सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। 2-3 ठो का लिख देना, और जिस तरह मैंने बनाया तो बना देना, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक बीच वाला। ऊपर वाले में लिख देना प्रबल अपचायक था, ऑक्सीकारक था, नीचे वाला प्रबल अपचायक था। बगल में लिख देना इलेक्ट्रॉन धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, हो गया। इसके बाद हम लोग के चालकत्व वाली चीजें आती करती हैं। चालकत्व से रिलेटेड में ये थोड़ा लंबा चलेगा, और ये एक जमाने में 5 नंबर का आता था, ठीक है। 5 नंबर में 1 2 3 4 3 4 5 ऐसे 5 तो करके जैसे दे दिया, यहाँ पे दे दिया चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रत्युत्तोलनांकी चालकता, मोलर चालकता, या फिर सेल स्थिरांक। ये 6-7 टॉपिक हैं, यही एक नंबर में आ जाते हैं सच में। अब तुम्हारा ब्लूप्रिंट है 4 नंबर का, तो एक नंबर में कौन सा आएगा कोई नहीं जानता, पर आ सकता है, ठीक है। तो इस साल गैप हुआ है, अगले साल के लिए तैयार रहो। इस साल नहीं आया है, कुछ नहीं आया इस टॉपिक से, तो अगले साल के लिए तैयार रहो। और ये भी बता दूं कि जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो इसी टॉपिक पर आधारित हैं, ठीक। अच्छे वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो इसी टॉपिक से हल होंगे। कोलरास के नियम के उतने कठिन न्यूमेरिकल नहीं है, इसके कठिन नहीं, कैलकुलेशन वही जानते हैं, सूत्र 2 इन 3 है, कैलकुलेशन इतना भयानक आता है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है तुम्हारा? विद्युत धारा वाला, है ना, जो बुक में नहीं है, कॉपी में मैंने कराया है। हम लोग शुरू से सब कुछ पढ़ लेंगे, लाइट तो नहीं जल रही है ना। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा के बारे में कल मैंने फिजिक्स में भी पढ़ाया था ना। विद्युत धारा क्या होता करता है? कोई चालक है, चालक की सिरों के बीच हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो पता ही अपने से नहीं बहती, विभवांतर होने के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। पहली बात तो ये याद रखो। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि अगर कोई चालक है और ये मान लो कोई तार है, उसके बीच हमने क्या लगा दिया? विभवांतर लगा दिया, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये वोल्टेज क्रिएट कर दिया, एक तरफ का विभव बढ़ा दिया, एक तरफ का विभव घटा दिया। तो विभव किसका बढ़ा दिया? इसका बढ़ा दिया, इसका घटा दिया, तो इधर से इधर ऑटोमेटिक क्या चलने लगेंगे? प्लस चार्ज चलने लगेंगे, ठीक। तो यहाँ होता क्या है? आवेश का प्रवाह। लेकिन हम इसकी परिभाषा कैसे बोलते हैं
कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। इसको हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। अच्छे समझना, दोनों में सेम टॉपिक है, प्रवाहित आवेश की मात्रा। और जो आज पढ़ोगे केमिस्ट्री में, कल पढ़ोगे फिजिक्स में, वही। ठीक है, इसको पहली बात हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, जो कल हम पढ़े थे फिजिक्स में। अब प्रति सेकंड जो शब्द होता है ये किसको डिफाइन करता है, दर को। तो इसको हम दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। ठीक, कल हम लोग पढ़ लिए थे तो इसको जल्दी जल्दी इसकी बस मारेंगे। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर बोल दे या फिर प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। इसका फार्मूला नॉर्मली क्या होता है, I=Q/T। ये मेन फार्मूला होता है ना। ये एवरेज होता है, एवरेज यानी टोटल, टोटल एवरेज वही चीज है। ठीक है, पहले कितना था अब कितना है बटे पूरा समय कितना लगा, ये टोटल टाइम है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टोटल टाइम। लेकिन अगर मुझे अल्प समय के लिए लाना है, ठीक है, अल्प समय dt में प्रवाहित आवेश dq हो तो धारा जो आती है वो क्या होती करती है, I इंस्टेंटेनियस होती करती है। ठीक है, वो होती dq/dt। ये टोटल टाइम नहीं है, अल्प समय है ना, अल्प समय, बहुत छोटे से समय के लिए। बहुत छोटे से समय को हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसमें 3 मिनट तक धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, 3 मिनट तक आवेश जा रहा है, तो बताइए टोटल कितनी धारा है। ठीक, तो 3 मिनट चाहिए तो बहुत लंबा समय हो गया, हमको 3 मिनट नहीं है, बहुत लंबा समय। तो इसमें कौन से फार्मूले लिखने, ये वाले। अल्प समय वाले में जनरली अवकलन करने को बोलता करता है। ठीक है, तो अल्प समय वाले आएंगे नहीं अपने पेपर में, अपने में बस यही वाला लगेगा। केमिस्ट्री में इतना नहीं आता, फिजिक्स में जरूर हो सकता है आ जाए। इसमें बोल देगा 3 मिनट 14 सेकंड 15 20, चलो 30 सेकंड ले, 3 मिनट 30 सेकंड 30 मिली सेकंड, इतने समय का बताओ। अब ये समय कितनी देर ठहरेगा, ये तो पलक झपकने से पहले ही खत्म हो जाएगी ये समय, क्योंकि मिली सेकंड भी ला दी। ये बहुत क्षणिक समय है, बहुत छोटा सा समय है। तो बहुत छोटे से समय में करंट बताओ कितना गया, मतलब इतने कम समय में कितने चार्ज निकल गए, इतने कम समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये बताओ। तब ये बताने के लिए ही क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट। जो मीटर होते हैं वो यही बताते हैं, वो मीटर चलते रहते हैं ना, बढ़ते घटते रहता है ना, कि वो टोटल करंट बताता है। 3 मिनट बाद वो एवरेज करके बताएगा, वो 3 मिनट बाद एवरेज करके नहीं बताता, वो तुरंत बढ़ते घटते रहता है। रीजन क्या है, तो तुरंत का बता रहा है कितने गया कितने गया। ज्यादा आवेश जाने लगेगा वो बढ़ जाएगा, आवेश घट जाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है, रियल करंट यही है जो रियल लाइफ में हमें दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा इसमें ज्ञान न लो, बस इतना ही ले लो ज्ञान। इसमें कुछ बातें और जान लो कि इसका मात्रक क्या आएगा। इसका मात्रक होता है, वैसे तो एम्पियर होता है, लेकिन अगर हम प्योर मात्रक में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ए से दर्शाते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, ये आप लोग फिजिक्स में बाखूबी पढ़े होंगे। इसको ए से दर्शाते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होता है, ए ही होता है। और यह कैसी राशि है, अदिश राशि। और ये अदिश क्यों है मैंने बताया था। अगर आपको जानना है अदिश क्यों है तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर 3 में, फर्स्ट सेकंड में नहीं, चैप्टर 3 में, वहां मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये टॉपिक हो गया डन, नॉर्मल सी चीज थी। ठीक है, बस इतना ही जानना था आई क्या होता है। अब विद्युत धारा के बाद दूसरी चीज क्या पढ़ना है हम लोगों को, दूसरी चीज क्या है, अगला टॉपिक ओम का नियम। हाँ, अब ओम का नियम फिजिक्स में आज पढ़ना था लेकिन आज नहीं पढ़ पाए। अगली हेडिंग आती है हम लोग की ओम का नियम। अच्छे से पढ़ना, थोड़ा बचपन से पढ़ रहे हो है ना, बचपन से पढ़ रहे हो कि नहीं। इनका नाम ओम था। ठीक है, पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, लेकिन हमें पूरा नाम से कोई मतलब नहीं। आज नहीं बंद हुआ ये, कल पता नहीं कुछ गड़बड़े हो गया, लगता है वो चार्जिंग की पिन में अच्छे से नहीं लगाया था, है ना, वरना इतनी देर तक लाल कैसे जल रहा था। ओम का नियम क्या है, इन्होंने बोला कि जैसे मान लो कोई चालक तार है और अगर उसके सिरों के बीच क्या लगाया जाए, विभवांतर लगाया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। एक बैटरी है, बैटरी है तो ये क्या उत्पन्न करेगी, विभवांतर। विभवांतर यानी यहाँ का वोल्टेज बढ़ा देगी और यहाँ का वोल्टेज घटा देगी। जब वोल्टेज बढ़ा देगी तो यहाँ पर जितने धन आयन है, ये जितने धन आयन है सब किधर की ओर गति करने लगेंगे, इधर की ओर गति करने लगेंगे कि नहीं। तो सब कौन है, पॉजिटिव चार्ज। धन आयन सगल इधर चलने लगेंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि इधर की ओर क्या आ जाएगा, करंट।
करंट ऑटोमेटिक नहीं चलता है, वोल्टेज आने पर ही करंट चलता है। ठीक है, पानी दोनों तरफ रखा हुआ है तो क्या ऑटोमेटिक चल देगा ना? हाँ, जब उसको जोड़ेंगे और उसमें एक पानी की ऊंचाई बढ़ाएंगे, एक पानी की ऊंचाई घटी रहेगी, कम रहेगी, तो इधर से इधर पानी ऑटोमेटिक चल देगा। लेकिन होना क्या चाहिए, पानी की हाइट में कमी, या फिर मतलब कुछ कमी होनी चाहिए, अंतर होना चाहिए पानी की हाइट में। कमी क्या कह रहा था मैं ऐसे यहाँ पर दोनों में क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, दोनों सिरों के बीच विभवांतर हो जाए। तो जब दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा तो यहाँ पर क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा। और जो धारा होती है असल में क्या होता करता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये धनावेश का चलना होता है। और करंट की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। ये सब मैं फिजिक्स में तुम्हें अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर 3 पहला वीडियो देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आई जो था ये क्या है, धनावेशों का चलना। धनावेश किधर से किधर चलते हैं, धनावेश चलते करते हैं किस विभव से किस विभव की ओर, धनावेश चलते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, है ना, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। बस हमें ओम के नियम में अब क्या बोलना है, कुछ यहाँ पे फिक्स चीजें होंगी कि जब किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भौतिक अवस्था, मैं कहाँ चला गया, इंपॉर्टेंट क्या, भौतिक अवस्था इसकी चेंज ना हो। भौतिक अवस्था में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या आती है, ताप, दाब और आयतन। ताप, दाब, आयतन चेंज ना, फिक्स बना रहे। तो अगर ताप, दाब और आयतन चेंज ना करेंगे तो उसके चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाएंगे, सिरों के बीच ही ना लगा दिए, इन दोनों टर्मिनल में हमने लगा दिया, ये विभवांतर लगा दिया, इसका बढ़ा दिया, इसका घटा दिया। पहले विचार बराबर था, पहले इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे थे, चल रहे थे, वो एक गति चलती ही रहती है। ठीक, औसत वेग इसीलिए तो बोलते हैं, अगर सिरों के बीच विभवांतर ना लगाएं तो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या रखा जाता है, शून्य रखा जाता है। ये मैंने बताया था। जब विभवांतर लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती रहती है, फिर एक निश्चित दिशा में गति एकदम लड़ के फिसलते हो, मैं बता दिया था अनुगमन वेग होता है। तो यहाँ ओम का नियम याद करो मेरे साथ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट में एक महा इंपॉर्टेंट लाइन, यही ओम का नियम है, इसको जरूर लिख देना। तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया जाए और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो V प्रोपोर्शनल I। समझे बात को? इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू क्या आ जाता है, RI, लेकिन IR बोलते हैं, अच्छा लगता है। यही ओम का नियम। इसका प्रूफ हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ दिया नहीं। अच्छा, इसका प्रूफ हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ओम का नियम क्या है, चालक के, बस पॉइंट में याद रखो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करना है, वोल्टेज लगाएंगे करंट बहेगा। ठीक है, नवबोध में उल्टा दिया है, उसमें करंट बहाया है फिर वोल्टेज चला है। ठीक है, पानी बहाया फिर बोलता है अब हाइट में अंतर आ गया, देखो जब पानी बहा तभी हाइट में अंतर आया, ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से। तो V इक्वल टू क्या हो गया, IR। R के दर्शन होंगे यहाँ पे, R क्या है, यहाँ पे अगर R की वैल्यू लाएंगे तो क्या आएगा, R इक्वल टू V अपॉन I। R क्या है, इस चालक का प्रतिरोध, चालक का क्या है, प्रतिरोध। एक नियतांक है, हर चालक का अलग अलग होता है ना? हाँ होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। प्रतिरोध सबसे कम होता है चांदी में, है ना, इसलिए उसको सर्वोत्तम चालक मानते हैं, उसमें करंट वरेंट बहुत बढ़िया चलता करता है। ठीक, तो किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम। जो कॉपर होता है, कॉपर का बहुत कम होता है, इसलिए जो घरों में तार यूज करते हैं किसका होता है, कॉपर। ये सब हम फिजिक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री में ये चीजें नहीं है हमारी। बात ये है कि जो ओम का नियम है इसमें एक VI ग्राफ बनता है। क्या बनता है, VI ग्राफ बनता है। ठीक, तो ये जो ग्राफ होता है, किधर साइड भी बना दे, किधर साइड I बना दे, किधर भी बना सकते हो। ठीक है, बस तुम्हें ऐसे समझना पड़ेगा कि भी किधर बना दिया जाए। मेरे में 89 86, ये कौन है भाई, 89 86 किसी का नंबर है, किसी का नहीं है, दोबारा आएगा तो देखना पड़ेगा। तो ऊपर हम देख लेते हैं, इधर साइड भी बढ़ रहा है और इधर साइड क्या बढ़ रही है, I बढ़ रही है। काहे घंटी बजा रहे हो हैं? और डोबो बोलता है बनना है क्या, टिंग टिंग टिंग, डोबो बोलता है VI। ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, और ये जो ढाल है, यही ढाल क्या कहलाता है, R। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I।
R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I। ढाल पता है ना क्या होता है, बस पेपर में इतना कर दिए मास्टर बेहोश हो जाएगा, बोले वाह बेटे क्या लिखा है तुम। लेकिन एक चीज और लिखना होता है, एक साल बोर्ड में आया था ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। क्या आया था, ओम के नियम की सीमाएं, सब में लागू नहीं होता है ना। पहली कंडीशन तो हमने यही देख ली, पहली बार कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। और क्या क्या लिखे थे, फिजिक्स में लिखा था ना, और क्या क्या था बताओ, चालक में कोई विकृति उत्पन्न ना हो, और क्या था, क्या मतलब कुछ चालकों के लिए सत्य नहीं। 2 नंबर में आया था लगता है, आया था कि नहीं आया था, आया था ध्यान नहीं, शायद आया था। सीमाओं में याद रखना है, पहली सीमा क्या है कि इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। दूसरी कंडीशन क्या थी, ये तुम्हें बताया ही नहीं कि ये है क्या, ये सीमा है, सीमाएं या फिर दोष कहना चाहिए, ठीक है। ये केवल किसके लिए सत्य है, धात्विक चालकों के लिए सत्य है। मतलब ये, अब भाई करंट किस में चलेगा, अब लकड़ी में वोल्टेज डिफरेंस लगाओ हैं तो जल जाएगी कुछ देर में, बहुत ज्यादा ऊष्मा पाएगी। तो तीसरी बात क्या बता दी, चालक में कोई विकृति ना हो। विकृति का मतलब इसी से है क्या है, आयतन, विकृति यानी आयतन, मेन 2 ही, भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे और धात्विक चालक होना चाहिए। हो गया, इतना हो गया ओम का नियम। ओम के नियम में आपको पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले हमें बताना है कि भौतिक अवस्था में बदलाव ना आए, और जब वोल्टेज लगाएंगे, ये कहानी याद रखो, एक तार लिए, तार के सिरों में हमने बैटरी फिट कर दिए तो उसमें क्या बहेगा, करंट बहेगा, ठीक है। ये स्पार्क हो जाएगा, प्लस माइनस जोड़ रहे हो, कुछ प्रतिरोध भी लगा देना, ठीक है, स्पार्क हो जाएगा। तार के तार मतलब एक तार लिए हो उसके बीच तार लगा रहे हो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, कुछ लगाना पड़ेगा, बल्ब प्रतिरोध लगाना पड़ता है ठीक है, फ्यूज मार देगा। इसमें हमने देखा कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कुछ तो बह रहा है, वो जो बह रहा था वो कौन था, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का बहना ही क्या कहलाया, करंट। करंट के लिए मैंने 2 चीजें बता दी कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। आवेश क्या है, यहाँ धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी। और हमने ये देखा कि जो करंट होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से देखें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप दाब आयतन ना बदले, ये इसीलिए इसको क्या बोला गया, सीमाएं बोल दिया गया, ना बदले तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाए हैं उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती, अर्थात वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे धारा घटेगी। अब देख लो वोल्टेज डाउन हो जाती है, धीरे धीरे चलने लगते हैं, करंट नहीं मिलता बराबर, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन इसमें जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, लेकिन वहीं उसी के साथ क्या आ जाएगा, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है हमें, अगली हेडिंग यही है ना, प्रतिरोध के बारे में पढ़, कहाँ गई है अगली हेडिंग, हाँ यहीं पर। ओम का नियम क्लियर है सबको, ओम के नियम की सीमाएं याद रखना, ये केवल तभी लागू होते हैं जब चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, और दूसरा है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। कूलाम के नियम की न लिख देने से मैं, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यह केवल तन विलियन में लागू होता है हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम सब लिख दो, ये सब न लिख देना। तीसरी हेडिंग आती है हम लोग की प्रतिरोध, इसको प्रतिशोध मत बोलना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपिटल R से दर्शाते हैं, ठीक। इससे आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे क्योंकि आप लोग फिजिक्स भी पढ़ के आए हैं, लेकिन हो गया हम मान के चलते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ के आए, 10th में बहुत पढ़े हो। इसका संकेत ऐसा होता है, समझ गए, ये R होता है, एक और होता करता है ऐसे, ऐसे बना रहता है ना, इसमें RS लिखा रहता है, ये धारा नियंत्रक होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं जहां तक है, यहाँ तक है, मुझे कंफर्म नहीं याद है, रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये क्या है, रजिस्टर, या फिर रेजिस्टेंस कहते हैं तो रजिस्टर कहते हो। क्लियर हो गई बात, ये अलग चीज थी वो अलग चीज थी। क्या हुआ, क्या घुरन घुरन दरबार कर रहे हो, सुनाई भी नहीं देता कि आदमी सुने। रेजिस्टेंस जो है यह धारा प्रवाह में रुकावट डालता है, ये मेरे से स्कूल में बाईवम पूछा गया था, बन गया था, हम बने गए। कोई भी चालक धारा प्रवाह में जो रुकावट डालता है वही प्रतिरोध है। तो ये चालक क्या है, सॉरी प्रतिरोध क्या है, चालक द्वारा
धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट। चालक द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट ही उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। कैसे रुकावट आएगी? भाई चालक तार है, उसके अंदर खूब सारे क्या प्लस चार्ज है ना, उसके अंदर खूब सारे क्या है माइनस चार्ज। तो जब ये चलेंगे तो क्या एकदम क्या दुबई का हाईवे है? ये महासाव बाजार की रोड है। अगर यहाँ भीड़ आ गई तो नहीं हो पाएगा। रीवा में जैसे मान लो कहीं जाम लग गया, ठीक, तो ये भारत की बस्तियों की रोड है। ये कोई दुबई का हाईवे नहीं कि कहीं से भी कोई भी आके निकल लेगा। वहां क्या है, शिक्षित लोग गाड़ी चलाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हाँ सामने वाला रुका है तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही नहीं रुक गया है। वहां तो गाड़ियां में हॉर्न बजाने में 10-10 हजार दिरहम का फाइन है, वहां हॉर्न भी नहीं बजाते। ऐसी रोड बनाया है उसने कि हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं ये बता रहा था कि किसी भी चालक का प्रतिरोध, तो ऐसे ही इसीलिए तो बोल रहा हूँ, चुप गया अब क्या लगाऊंगा। कल जैसे होगा। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और नॉर्मल सी चीज इसको हम जल्दी समझेंगे, हालांकि मैंने क्लास में इसको खूब समझाया है। जैसे मान लो कि ये पतला तार और ये, इसमें बताओ आवेश को चलने में किस में आराम रहेगा? मोटे तार में। मोटे तार में इलेक्ट्रॉन आराम से चलेगा। बढ़िया चला भाई, फराक है एकदम। जैसे गेट है, अगर गेट चौड़ा सा होता तो तुमको यहाँ से आने जाने में एक भी दिक्कत होती? तुम लोग तो चलो ठीक ठाक हो, उनको दिक्कत होती आने जाने में। ठीक, मैं बॉडी शेमिंग हाँ वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई आवेश है तो उसको अगर कम एरिया मिलेगा तो जाने में रुकावट आएगी, ज्यादा एरिया मिल जाएगा तो जाने में उसको रुकावट नहीं आएगी। तो ये जो प्रतिरोध है, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम, गेट बड़ा सा है तो आपको जाने में रुकावट कम आएगी, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। कितनी बढ़िया बात। अब ये लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। कि लंबाई अगर बढ़ा दे, मान लो एक तार ये है और एक तार ये, दोनों की लंबाई क्या कर दी हमने? बढ़ा दी। लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि जैसे मान लो इतना बड़ा सेल है घड़ी वाला, उससे अगर छोटा सा तार लगाओ और बगल में एक छोटी सी एलईडी बल्ब जलाओ, जलेगा? जलेगा ना, छोटा सा। अब वो तार को तुम यहाँ से 1 किलोमीटर ले जाओ रेडियो स्टेशन और वहां लगाओ, अब एलईडी बल्ब जलाओ, तो क्यों नहीं जला? अगर जलेगा, कहाँ जलेगा? इतना खर्चा करने के लिए आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। साइंटिस्ट यही सब करते थे, खर्चा करते, तब नहीं ये सब बातों पर निष्कर्ष लाए हैं। ये साइंटिस्ट द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम, मतलब प्रयोग करके डिसाइड करते थे। तार की लंबाई बढ़ा दिए तो क्या हो गया? प्रतिरोध बढ़ गया। सगला प्रतिरोध धारक क्या कर दिया? शून्य, लड़ लग गया, करंट बेचारा चल नहीं पाया। तो ये वाली लाइन हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। आर प्रोपोर्शनल क्या होता है? L/A। इसके बाद की कहानी हम कल करते हैं। आज हमने आर के बारे में आपको बता दिया, बस इसका मात्रक वगैरह जान लो ताकि कल और पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे शुरू करेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। और इसका संकेत क्या होता है? ये होता है, ठीक। मात्रक क्या होता है? ओम। बाकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। हमारा माइक डिस्चार्ज हो गया, क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। ठीक, तुम लोग भी थोड़ा घर में पढ़